हेलो फ्रेंड। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। ठीक है। इस चैप्टर को देखेंगे हम लोग ब्रीफ में और शॉर्ट में हम जो है इसको समझते चलेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ एक डिफरेंस जान लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंस है हमारे पास रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है। ये हमारे पास दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, आपको मैं बताऊं पहले, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब देखिए, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं सनलाइट, ठीक है, या फिर मैं कहूं आपसे विंड एनर्जी, या फिर मैं आपसे कहूं टाइडल एनर्जी। तो ऐसी बहुत सारी एनर्जी है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं बार बार, उसको बोलते हैं हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और जिसको हम लिमिटेड यूज कर सकते हैं, जैसे मैं कहूँ ऐसी एनर्जी, जैसे मान लीजिए कोल से बनने वाली एनर्जी है या फिर पेट्रोल से बनने वाली एनर्जी है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है। तो ये हमारे पास लिमिटेड होता है, जबकि ये हमारे पास अनलिमिटेड होता है, और इसका इस्तेमाल जो है हम लोग बार बार कर सकते हैं। ठीक। अब आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की। हमारे पास टॉपिक है नेक्स्ट वाटर साइकिल। वाटर साइकिल को जो है हम लोग समझेंगे कि जो लैंड है उसका एग्जिस्टेंस कैसे बना रहता है। ठीक है। यानी जो वाटर है वो किस तरीके से लैंड पर बना रहेगा। तो उसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए हमारे पास लैंड है, ठीक है, और ये क्या है, हमारे पास सी है। ठीक। अब सी से क्या होगा, जो वाटर है इवोपरेट होगा। ठीक है। और इवोपरेट होकर वो क्या करेगा, क्लाउड्स बनाएगा, यानी बादल बनाएगा। ठीक है। और ये बादल जो है कहाँ आएंगे, इधर की तरफ आएंगे। ठीक है, मूव करते करते। और यहां से क्या होगा, ये जो क्लाउड है यानी जो बादल है, ये किसके फॉर्म में, यानी रेन की फॉर्म में लैंड पर वाटर आ जाएगा। ठीक है। और ये जो वाटर होगा ये क्या होगा, प्योर होगा। ठीक है। और इस लैंड पर मान लीजिए सपोज कीजिए पाउंड है, वो फिल हो जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर फिल हो जाएगा, और जो रिवर है, जो वेस्ट वाटर होगा, वो फिर से दोबारा क्या चला जाएगा, सी में चला जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है। तो ये आप कह सकते हो, ये क्या है, एक तरीके से वाटर साइकिल। इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं। ठीक। आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगी ये साइकिल। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत सिंपल है, ओवर एक्सप्लॉइट। अब देखिए, ओवर एक्सप्लॉइट का मतलब है कि हम लोग वाटर का किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब सपोज कीजिए हम नहाने जा रहे हैं, टैप खोल के पहले से ही रख दिए, ठीक है, हैंड वॉश कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा वेस्टेज कर रहे हैं, तो ये क्या है, ओवर एक्सप्लॉइट होता है। और यहाँ पर एक चीज और भी है इसी के साथ, अगर मैं जोड़ दूं, जिसको बोलते हैं डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन ऑफ वाटर। इसका सिंपल सा मतलब है कि वाटर को किस तरीके से खराब किया जा रहा है। ये तो ओवर यूज हो गया, ज्यादा इस्तेमाल करना, और ये हो गया हमारा खराब करना। अब बहुत सारे फैक्ट्रीज का जो मलबा है या फिर मान लीजिए ड्रेनेज है यानी नाले वगैरह, वो कहाँ पर जाकर ज्वाइंट हो जाते हैं, रिवर के अंदर, और रिवर को क्या कर देते हैं, पॉल्यूटेड। ना वो पीने लायक रहती है, ना वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में मैंने बता दिया। ठीक है। इसका इस्तेमाल है यूज करना, और वो भी बहुत ज्यादा। ठीक है, इतना कि वेस्टेज कर देना। इसमें क्या है, पॉल्यूटेड करना किसी तरीके से। मान लीजिए हम लोगों ने कुछ कूड़ा करकट डाल दिया किसके अंदर, रिवर के अंदर, तो वो क्या है, पॉल्यूटेड हो गई, पीने लायक भी नहीं रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट टॉपिक भी क्या है, ड्रॉट एंड आप कह सकते हो फ्लड। ड्रॉट का मतलब क्या है, सूखा, सूखा पड़ना। अब बोला गया था कि सन 2000 के अंदर राजस्थान एक स्टेट है, इसमें क्या हुआ, बहुत भयंकर सूखा पड़ गया, और आप करीब कह सकते हो 33 मिलियंस जो पर्सन है वो इससे इफेक्ट हुए, और 40 मिलियंस जो थे कैटल आप कह सकते हो, ठीक है, ये इफेक्ट हुए, यानी जानवर हैं और यहाँ पर पर्सन है। ठीक है। चाहे वो हो सकते हैं कि उनका एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय हो गया हो, यानी सुसाइड वगैरह कर लिया हो, मर गए हो, एग्रीकल्चर अगर अच्छे से ना हुआ हो। ठीक है। तो ये भी कह सकते हो, क्लियर। और यहाँ पर कह सकते हो फ्लड। फ्लड का देखिए वर्ल्ड में क्या इफेक्ट है, जो भी बाढ़ वगैरह आती है उसको बोलते हैं फ्लड। वर्ल्ड में करीबन आप कह सकते हो 2000 लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा देते हैं बाढ़ की वजह से। ठीक। और इस बाढ़ में
करीबन करीबन हर साल करीबन 600 मिलियन रुपीस का जो है वो होता है लॉस। ये मोटे तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। ये है आपका वर्ल्ड, ठीक है, और ये आपका है इंडिया, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा और ये जो टॉपिक है आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। इसी के साथ आगे करते हैं हम लोग। जब इतने जो ज्यादा जो है ड्रॉट पड़ते हैं या सूखा पड़ता है तो उसके लिए एक मैनेजमेंट भी तैयार होना चाहिए, ठीक है, जो क्या करे, पानी को मैनेज करे, ठीक, यानी मैनेजमेंट जरूरी है, वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हम लोग ट्रेडिशनल मेथड भी फॉलो करते हैं, यानी पुराने पानी को बचाने के लिए कई जगह पर पॉन्ड बनाए जाते हैं, तालाब वगैरह बनाए जाते हैं, कई जगह पर कुंड बनाए जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे हैं झोड़ वगैरह भी बनाए जाते हैं। ये क्या है, पुराने तरीके जिससे पानी को सेव किया जा सकता है, ठीक है, ड्रिंकिंग पर्पज से भी, एग्रीकल्चर पर्पज से भी और फिशिंग पर्पज से भी। तो ये तरीके। कुछ मॉडर्न टेक्निक कैसे हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, यहां पर मैं लिख देता हूं। देखिए, एक तरीका तो ये था, मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल मेथड जिससे पानी को सेव किया जा सके, ठीक है। एक तरीका है जिसको बोलते हैं डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। अब देखिए ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर का मतलब क्या है कि खारे पानी को पीने लायक बनाया जाए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो सी है, सी के अंदर अनलिमिटेड पानी है जिसका कोई यूज नहीं करता है हम लोग, लेकिन ऐसी कोई टेक्नोलॉजी सेटअप की जाए जिसके थ्रू क्या हो कि सी वाटर का पानी पीने लायक हो, उसी को बोलते हैं डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए सी है, सी का पानी किसी तरीके से इवोपरेट कराया जाए, ठीक है, और यहाँ पर कुछ टेक्निक से ये वाटर इसमें जाए और उसके बाद इसको ठंडा किया जाए, कंडेंस करके इसको फिर से क्या किया जाए, लिक्विड में चेंज कर लिया जाए, यानी कंडेंस करके, ठीक है। और ये जो वाटर मिलेगा हमें, ये क्या मिलेगा, फ्रेश वाटर मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं डिसैलिनेशन। और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पर ध्यान देती हैं। तो ये मैंने मोटे तौर पे बताया, एक ट्रेडिशनल मेथड था और एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आने वाली समस्या जो है दूर हो, ठीक है, पानी की। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, ये एक संस्था है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मानना क्या है, बहुत सिंपल है, 1/3 पॉपुलेशन जो है आने वाले 25 सालों में क्या होगी, पानी से जूझेगी। यानी ये इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है ध्यान रखना कि पानी को किस तरीके से सेव किया जाए, किस तरीके से आगे यूज में लाया जाए, यानी फ्यूचर जनरेशन के लिए। लेकिन ये खुद कह रही है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि 1/3 पॉपुलेशन ऐसी है जिसको आने वाले 25 सालों में पानी नहीं मिलेगा, यानी जूझेगी, ठीक है। तो इसलिए जो है हमारे लिए पानी जो है एक वल्नरेबल रिसोर्सेज है जिसको बचाना बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं हम लोग। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ भूल गया था, जैसे मैंने आपको बताया डिसैलिनेशन। डिसैलिनेशन में मैंने आपको बताया कि खारे पानी को पीने लायक बनाया जाता है, लेकिन इंडिया में 2 जगह ऐसी हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है इस टेक्नोलॉजी का, ठीक है। एक है चूरू, ये है आपकी राजस्थान में, और दूसरा है आपका भावनगर जो कि है गुजरात में, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस हो गया था तो इसलिए मैंने आपको सोचा बता दूं, ठीक। तो आगे कंप्लीट करते हैं इसको, रैप करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस। एक तो वाटर तो कंप्लीट हो गया है हमारा, और अब बात करते हैं हम लोग लैंड पर, ठीक, लैंड। अब देखिए जो लैंड है आपका, जिसको हम लोग लिथोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बेसिकली लैंड में जो है हर एक चीज पाई जाती है, जैसे मान लो मार्शी एरिया, दलदली एरिया जिसको कहते हैं हम लोग, डेजर्ट वगैरह। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो लैंड के अंदर चीज पाई जाती है वो क्या है, सॉइल। तो हमने सॉइल के बारे में ही ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। सॉइल जो है एक्चुअल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है, ठीक है, जिसपे हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, जिसपे हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उससे करने से पहले हम ये जान लें कि ये सॉइल इंपॉर्टेंट है, तो ये सॉइल बनती कैसे है।
सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है? वेदरिंग। देखिए वेदरिंग एक प्रोसेस है जिसमें सॉइल बनती है। अब कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए माउंटेन है, माउंटेन पे सनलाइट पड़ी जिससे ये गर्म हो गया, उसके बाद हीट हुई, और हीट के बाद ये क्या हुआ, ठंडा हो गया रात में। तो ये ठंडा गर्म चलता रहता है, तो ये क्या है, बड़े बड़े क्रैक्स पड़ते हैं। क्रैक्स के बाद ये यहाँ पर जानवर वगैरह घूमते हैं, तो वो क्या करते हैं, पत्थर बड़े बड़े नीचे गिरते रहते हैं। ठीक है, जब ये पत्थर नीचे गिरते हुए आते हैं तो ये क्या क्या छोटे छोटे पत्थर में टूट जाते हैं। फिर उसके बाद क्या है, धीरे 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 क्या है, यही पत्थर किसमें चेंज जाते हैं, छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल। ठीक है, तो सॉइल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सॉइल को बनने में आप कह सकते हो सालों लग जाते हैं। तो इसलिए जो है सॉइल ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। और भी आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए सॉइल, सॉइल वैसे आपको मैं बता दूं, लैंड के ऊपर, लैंड के ऊपर इसकी 4 लेयर होती है। ठीक है, सॉइल की पहली लेयर कह सकते हैं फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। ठीक है, 1 2 3 एंड देन 4। ठीक है, इन 2 लेयर के अंदर बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, और जो पहली लेयर होती है केवल वही जो है आप कह सकते हो इस पे एग्रीकल्चर हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये मान लीजिए पहली लेयर ना रहे तो आप एग्रीकल्चर कर ही नहीं सकते। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा है, ठीक है, ये फील्ड है एग्रीकल्चर का, और यहां से एक रिवर बहती है। ठीक है, अब सपोज कीजिए बारिश हुई तो पहली लेयर नदी में चली गई। ठीक है, और मान लीजिए फ्लड आया तब भी ये नदी जो है इसको बहा कर ले गई। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गई ना। जब ये डिस्ट्रॉय हो गई तो इसी को बोलते हैं सॉइल इरोजन। ये याद रखना ये टर्म, सॉइल इरोजन। मैं आपसे कहूं कि सॉइल इरोजन क्या है, तो एक प्रोसेस है जिसमें टॉप लेयर का रिमूव हो जाना, उसी को बोलते हैं सॉइल इरोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉइल से जुड़ा है। ठीक है, याद रखना सॉइल की जो फर्स्ट लेयर होती है अगर वो रिमूव हो जाए उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है, यानी आप कह सकते हो रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन। ठीक है, चलिए और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, लैंड में हमने पढ़ लिया वेदरिंग। वेदरिंग एक प्रोसेस है जिसमें सॉइल बनती है। दूसरा हमने पढ़ लिया सॉइल इरोजन, यानी पहली लेयर जो है एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल होती है, उसके बाद अगर मान लीजिए वो लेयर रिमूव हो जाए तो उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। इसके बाद आपके पास आता है एक टॉपिक जिसको हम बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं? यूट्रिफिकेशन। देखिए यूट्रिफिकेशन क्या है इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। अब देखिए सपोज कीजिए मेरे पास एग्रीकल्चर फील्ड है ये, ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है? फील्ड। इस एग्रीकल्चर फील्ड पर मैं खेती करता हूँ, और खेती करने के लिए मैं क्या करता हूँ, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करता हूँ ताकि इस पर एग्रीकल्चर अच्छे से हो सके। मैं पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, कीटनाशक, कीड़े ना लगे मेरे एग्रीकल्चर के अंदर। और फिर मैं इंसेक्टिसाइड, ठीक है, यानी 2 केमिकल का। पेस्ट तो डिजीज करते हैं, वैसे मैं आपको बता दिया। इंसेक्ट जो है फसल खा लेते हैं। तो मैं अपने एग्रीकल्चर फील्ड उसमें मैं क्या करता हूँ, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जिससे क्या है सॉइल का जो न्यूट्रिएंट लेवल है वो क्या होता है, बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, इसमें प्लांट ग्रो आसानी से कर जाता है। अब सपोज कीजिए इसी के एग्रीकल्चर फील्ड के पास क्या है, एक बड़ा सा तालाब है। ठीक है, क्या है, बड़ा सा तालाब, पॉन्ड। अब इस पॉन्ड में सपोज कीजिए बारिश आई और ये जो लैंड की पहली लेयर था ये रिमूव होकर इसमें आ गई, यानी ऑब्वियसली जो है केमिकल भी जो है इसमें आ जाएगा। अगर इसको इस लेवल से देखा जाए तो मैं इसको इस तरीके से समझाना चाहूंगा। इसको ये सपोज कीजिए लैंड है, ठीक है, और ये सपोज कीजिए पॉन्ड वाटर।
ठीक है, यहाँ पर फिश वगैरह भी होंगी, ऑब्वियसली फिश वगैरह जो है यहाँ पर मूव करती रहेंगी। ठीक है, यानी पहली लेयर जो थी यहाँ पर केमिकल की, यानी सपोज करिए यहाँ आगे बहकर बारिश के थ्रू, ठीक है, तो ये यहाँ पर केमिकल फ्लोट करने स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिएंट लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो यहाँ पर जो है छोटे छोटे ना प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट कर जाएंगे, छोटे छोटे, जिसको हम बोलते हैं एल्गी। ठीक है, यानी काई बोलते हैं। और इस काई की वजह से क्या होगा, जो अंदर प्लांट हैं, ठीक है, जो अंदर प्लांट हैं उनको बाहर से सनलाइट नहीं मिल पाएगी, तो यानी ये प्लांट जो होंगे सूख जाएंगे, सड़ जाएंगे। और इसके अंदर पानी के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाएगा, क्योंकि प्लांट्स तो है ही नहीं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। तो ऐसे में क्या होगा, जितनी भी एक्वेटिक लाइफ होगी वो खत्म हो जाएगी, यानी फिश हो या फिर और भी कोई जीव हो, वो सब मर जाएंगे। ठीक है, और ये बाद में ये लैंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वाटर जो है लैंड के अंदर। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। इसका इस्तेमाल जो है हम लोगों ने किया, केमिकल का इस्तेमाल किया हमने लैंड को फर्टाइल करने के लिए, लेकिन यहाँ पर इसका इस्तेमाल क्या हुआ, एक डिस्ट्रॉय के फॉर्म में हुआ। ठीक है, आई होप कि जो चीज है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसीलिए जो लैंड ने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं ताकि जो है लैंड को हम बचा सके, जिससे कि एग्रीकल्चर भी हम आसानी से कर सकें। ठीक है, तो आपको साइट पर दिख गए होंगे ऑर्गेनाइजेशन के मैंने नाम लिखे हैं। ठीक है, इसको देखिए और पढ़िए, और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप कि ये जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो है ना मैं ये लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। अगर इस लेक्चर के अंदर कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप मेरे से क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और ये एक बहुत ही इजी वे में जो है मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाती है तो आप कमेंट करिए मुझे। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक, थैंक यू।